नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपकी किसानी और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा आसान हो सके। तो आइए सबसे पहले आपको अवगत करवा दें कि हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं। अपने आज के लाइव फोन कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं बैंगन, मिर्च और टमाटर की खेती के बारे में, और इसके साथ ही बात होगी केले की खेती की। तो अगर इन दोनों ही विषयों के संबंध में आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800113060 और 1800113061। जब भी आप इन नंबर्स पर फोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो नोट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। आपके लिए एक बार फिर से दोहरा दें, 8800520717। तो इस नंबर पर भी सीधे आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी लिख लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। तो ईमेल के जरिए भी आप अपने प्रश्न हम तक सीधे पहुंचा सकते हैं। 3 विकल्प हमने आपको दे दिए हैं, तीनों में से आप कोई भी चुनकर अपने प्रश्न सीधे हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। तो आइए आपका परिचय जो है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से करवा दें। सबसे पहले हम रुक करेंगे बैंगन, मिर्च और टमाटर की खेती पर। हमारे पास ज्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और इसके साथ ही केले की खेती पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर RS सेंगर जी। डॉक्टर सेंगर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले कार्यक्रम में जो है वो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रुक करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन का। डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि टमाटर, बैंगन और मिर्च की खेती साल भर जो है वो हमारे देश में होती है, लेकिन हमारे जो किसान हैं इसकी खेती करने से उनको किस तरीके से आर्थिक लाभ मिलता है या कहीं किस तरीके का लाभ जो है वो उनको प्राप्त होता है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि सभी किसान भाई बहन जानते हैं कि ये जो बैगन है या मिर्च है या टमाटर है, आमतौर पे सभी घरों में सालों भर इसकी उपयोग इसका किया जाता है। खास करके जो किसान भाई हैं उनके लिए कैसे ये फ़ायदेमंद होता है, एक बार जब आप इस फसल को लगाते हैं तो 45 दिन या 50 दिन के बाद जब आप तुराई प्रारंभ करते हैं तो लगातार आप 2 महीने तक हर सप्ताह या हर चौथे 5वें दिन कंटिन्यूस आप इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, और ये एक लगातार आपके आमदनी का एक जरिया होता है। यानी कम से कम 70 से 80 दिनों तक आप लगातार हर सप्ताह अपने उत्पाद को बेच के मार्केट में आपको आमदनी मिलती है। दूसरा, किसान भाइयों को फ़ायदा ये होता है कि अगर थोड़ा सा फसल अगर आप अपना बेमौसम की तरफ ले जाते हैं, जैसे अब गर्मी बढ़ रही है, जो बाकी किसान भाई हैं उनकी ये सभी फसलें ख़त्म हो रही होंगी, लेकिन जो कुछ किसान भाई अगर अपना बेमौसम की तरफ अगर ले जाएंगे, जैसे गर्मी अगर अधिक और पड़ेगी, अगर उनकी टमाटर अगर मार्केट में आएगी तो उनका दाम उनको और अधिक मिलेगा और उनका मुनाफा भी उस हिसाब से बढ़ता है। तो इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और किसान भाइयों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। ये किसान भाई खुद भी जानते हैं और कंटिन्यूअस इनकम का उनका एक स्रोत होता है। तो बिल्कुल, अगर आप बैंगन, टमाटर और मिर्च की अगर आप खेती कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, ये भी आपने तमाम बातें जानी और इसके संबंध में ज़्यादा जानकारी आपसे डॉक्टर हर्षवर्धन ज़रूर हासिल करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। जो किसान बैगन की बुआई करना चाहते हैं वो बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। बैगन की पूसा श्यामला किस्म लगा सकते हैं। बैगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों के लिए अच्छी होती है। पूसा अंकुर किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। जो किसान हरी मिर्च बोना चाहते हैं वो मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म लगा सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है।
हरी मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 हरी मिर्च तक होती है। वहीं टमाटर की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई और गुड़ाई करते रहें। टमाटर को अर्धगलन रोग से बचाएं। बचाव के लिए बुआई से पहले बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। पत्ती, तना और फल बेधक कीट की रोकथाम के लिए मैलाथियान 50 EC की 1 से 1.25 लीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। दवा की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेगी। ध्यान रखें कि फलों की तुड़ाई छिड़काव के 4 से 5 दिन बाद करें। साथ ही दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेना भी अच्छा रहता है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट और आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर सेंगर का। डॉक्टर सेंगर, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी कि यूँ तो हमारे देश में काफ़ी हिस्सों के अंदर जो है वो केले की खेती होती है। हमारे बहुत से किसान जो है वो इसकी खेती भी करते हैं, लेकिन केले की खेती के क्या क्या लाभ जो है वो हमारे किसानों को हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दें। केले की खेती किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि इसकी खपत बहुत ज़्यादा है। खपत होने के कारण लगातार इसकी मांग बढ़ रही है। किसान भाई जो भी बागवानी या खेती करना चाहते हैं केले की, तो वो अवश्य करें, क्योंकि इससे मुनाफा उनको काफ़ी अधिक प्राप्त होता है। जिस तरह से किसान भाई धान, गेहूं और गन्ने की फसल लेते हैं, तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो केले की खेती से उनको काफ़ी लाभ मिलता है जी। तो अब देखा गया है कि केले की खेती पूरे देश में लगातार इसका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है और किसान इससे अच्छा उत्पादन लेके अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी के संबंध में आपसे और भी ज़्यादा जानकारियां हम यहाँ पर ज़रूर हासिल करेंगे कि किस तरीके से केले की खेती की जो है अगर हमारे किसान शुरू करना चाहते हैं तो किस तरीके की मिट्टी में करनी चाहिए, कौन सी अच्छी वैरायटी है जिसका वो चयन कर सकते हैं। सिंचाई संबंधित तमाम जानकारी आपसे ज़रूर हासिल करेंगे डॉक्टर सिंगर, लेकिन पहले देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। केले की खेती के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु अच्छी मानी जाती है। केला बोने के लिए 6.5 से 7.5 pH मान वाली बलुई से मटियार दोमट मिट्टी बेहतर रहती है, जिसमें जल निकासी का गुण भी हो। उच्च नाइट्रोजन युक्त, पर्याप्त फास्फोरस और पोटाश युक्त मिट्टी में केले की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। किस्मों का चयन अपने इलाकों के हिसाब से करें। जुताई की बात करें तो गर्मियों में केले की फसल में कम से कम 3 से 4 बार जुताई करें। आखिरी जुताई के समय गाय का गला हुआ गोबर मिट्टी में अच्छी तरह मिलाएं। जमीन को समतल करने के लिए ब्लेड हैरो या लेजर लेवलर का इस्तेमाल करें। केला एक ऐसी फसल है जिसकी जड़ें ज्यादा गहराई तक नहीं जाती, इसलिए इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए काफी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। अच्छी उपज के लिए इसे 70 से 75 सिंचाइयों की जरूरत होती है। गर्मियों में 4 से 5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। बारिश के मौसम में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। फालतू पानी को खेत में से निकाल दें, क्योंकि ये पौधे की नींव और बढ़वार पर असर डालता है। रोपाई के बाद फसल 11 से 12 महीनों में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। बाजार की जरूरत के हिसाब से केले के पूरी तरह पक जाने पर तुड़ाई करें। वहीं जिन किसानों ने केले की फसल लगा रखी है वो फसल का ध्यान रखें और उसमें मौसम व समय के हिसाब से जरूरी काम करें। केले में प्रति पौधा 25 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटाश मिट्टी में गुड़ाई करके मिला दें। केले के पौधों में चारों ओर से निकलते हुए सकर्स को निकाल दें। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट, और आपको एक बार फिर से बता दें अपने आज के लाइव फोन इन कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं या बात कर रहे हैं बैंगन, मिर्च और टमाटर की खेती के बारे में। उसके साथ ही आपको जानकारियां दे रहे हैं केले की खेती से संबंधित। इन दोनों विषयों के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी समस्या अगर आपको दिख रही है अपने खेतों में, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 1800113060 और 61 ये हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं। इन पर आप डायरेक्ट हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी जो है वो अपने प्रश्न सीधे भेज सकते हैं 8800520717।
hellokisan2015@gmail.com यह है हमारा ईमेल आईडी। इसके जरिए भी आप अपने प्रश्न सीधे हम तक पहुंचा सकते हैं। अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन का। डॉक्टर हर्षवर्धन, बैंगन, टमाटर और मिर्च की खेती की आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्या इन तीनों की सहफसली खेती जो है क्या साथ में की जा सकती है? और जैसे कि देखा भी जा रहा है कि अब तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि भी होने लग गई है, तो हमारे किसान कई बार मौसम की मार से फसलों को बचाने के लिए पॉली हाउस का भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो क्या पॉली हाउस में भी इन तीनों सब्जियों की खेती आसानी से हो सकती है? जी हाँ, आपने जैसे कहा कि क्या अभी जो मौसम का जो आपने चर्चा की, मैं ये बताना चाहता हूँ खास करके टमाटर, बैगन और मिर्च, ये तीनों फसल जो हैं, जब रात का तापमान अगर 20 डिग्री तक अगर होता है तो उसमें फलन अच्छा होता है। जब लेकिन रात का तापमान अगर 20 डिग्री से अगर अधिक होता है तो इसमें जो सेटिंग होता है, जो फल लगना होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जो भी किसान भाई अगर अभी जिनके खेतों में अगर ये फसल लग रही हो तो उन्हें ये देखना है कि अगर हम उचित नमी का अगर हम प्रबंध करते हैं तो जो आपका माइक्रो क्लाइमेट होता है उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन होता है, जिस कारण से 1-2 डिग्री अगर कम तापमान उसमें लगता है। तो अगर जहाँ पे भी अगर रात का तापमान अगर अधिक हो रहा हो, उन क्षेत्रों में जो किसान भाई अगर लगाना चाहते हैं या अगर पहले से अगर उनकी जानकारी है तो कुछ ऐसी प्रजातियों का उन्हें चुनाव करना चाहिए जो 22, 23 या 24 डिग्री के तापमान जब रात का होता है तब भी उसमें फल दे सकते हैं। जैसे अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर में अभी हाल ही में कुछ ऐसी प्रजातियों का विकास किया गया है, जैसे हमारा वाराणसी का जो अनुसंधान संस्थान है वहाँ से एक प्रजाति आई है काशी तपस। तो ये प्रजातियां अगर रात का तापमान अगर थोड़ा अधिक होगा तब भी आप, अधिक का मतलब 22, 23, 24 डिग्री तक होगा तब भी इसमें फलन आएगी। इसी प्रकार जो भाई अगर मिर्च की अगर लगा रखे हैं तो अगर तापमान अगर अधिक हो रहा है तो 1-2 सलाह मैं और देना चाहता हूं कि जब आप इनकी खेती करते हैं तो शुरू से ही अगर आप मेड़ बना के या रेज्ड बेड बना के अगर आप इनकी खेती करते हैं और पानी जो है या तो आप ड्रिप के माध्यम से देते हैं या जो 2 बेड के बीच में अगर नालियां हैं उनमें अगर आप पानी भरते हैं तो इससे आपका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आपका जो माइक्रो क्लाइमेट होता है उसको भी आप कुछ हद तक नियंत्रित कर पाते हैं और आपकी फलन जो होती है वो अच्छी होती है। खास करके हमें कुछ चीज़ों का और भी हमें ध्यान रखना है, जैसे जो गर्मी का मौसम है तो आपको नियमित अंतराल पे हमको उसमें पानी की मात्रा रखनी है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि जैसा इन्होंने पूछा कि पॉली हाउस में भी इनमें से हम टमाटर की खास करके हम खेती करते हैं। जो हम बाहर में अगर हम टमाटर की खेती करते हैं तो एक बार अगर हम टमाटर की फसल अगर हम लगाते हैं तो अमूमन वो 4 महीने तक उत्तर भारत में चल पाता है। या तो अगर हम जुलाई से अगर हम प्रारंभ करते हैं तो नवंबर तक चल सकता है, या अगर जो किसान भाई अगर जनवरी फरवरी में लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मई तक आपकी फसल लग सकती है। लेकिन जो किसान भाई अगर पॉली हाउस में लगाते हैं तो आमतौर पे वो सितंबर के महीने में पॉली हाउस में ट्रांसप्लांट करते हैं और उनकी फसल लगभग 9 से 10 महीने तक, यानी सितंबर से लेकर और मई तक आपकी फसल पॉली हाउस में चल सकती है, क्योंकि पॉली हाउस में आमतौर पे जो तापमान होता है वो काफ़ी अनुकूल रहता है और उसको आप लगा सकते हैं। एक चीज़ हमें और ध्यान देने वाली बात है कि जब हम बाहर में अगर हम खेती कर रहे हैं तो उसकी जो परिस्थितियां होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। खास करके कोई भी फसल जो है आपका बहुत लंबे समय तक उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों में नहीं चल सकता है, लेकिन यही टमाटर अगर आप कर्नाटका में लगाते हैं या आप महाराष्ट्र में लगाते हैं तो वहाँ आपकी फसल 6 से 7 या 8 महीने तक चल सकती है। जो किसान भाई खास करके अभी कुछ महीनों में टमाटर की जो रेट होगा वो काफ़ी अधिक होगा, तो जो पहाड़ी क्षेत्रों के जो किसान हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के हमारे किसान हैं या हिमाचल प्रदेश के किसान हैं या उत्तराखंड के किसान हैं, तो उनको ये सलाह दी जाती है कि वो अपनी टमाटर की फसल जितनी जल्दी से जल्दी अगर लगा लें, उनकी अगर ट्रांसप्लांटिंग कर लें, जिससे कि उनकी फसल जो है जल्दी मार्केट में मई के अंतिम सप्ताह या जून में अगर जिनकी मार्केट में अगर टमाटर की फसल आएगी उनको कीमत अधिक मिलेगी और उनको अच्छी लाभ उनको मिल सकती है। बिल्कुल, और हमारे एक कॉलर भी जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका फ़ोन कॉल हम ज़रूर लेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है
और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं बैंगन, मिर्च और टमाटर की खेती के बारे में और उसके साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं केले की खेती के संबंध में। दोनों विषयों के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर्स, व्हाट्सएप और ईमेल आईडी के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। अब आइए यहाँ पर रुक कर लेते हैं हम डॉक्टर सेंगर का। डॉक्टर सेंगर, अब केले के संबंध में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि हमारे जो किसान अगर केले की खेती करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरीके की जो है वो इसकी मिट्टी होनी चाहिए और कैसे इसकी शुरुआत करें। केले की खेती का समय अब आ रहा है और इसकी खेती के लिए खेत की तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। जो जून का महीना है इसमें किसान भाई अपने खेत को तैयार करें, पहले पाटा लगाकर और या फिर मांझा लगाकर उसको एक सा कर लें और कम से कम 2 जुताई करें या फिर लेज़र लेवलर से उसको लेवल कर लें जिससे कि पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक हो। और फिर गड्ढे करें, जून के महीने में गड्ढे करें, 60 इंटू 60 सेंटीमीटर के गड्ढे करें और लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर रखनी है। इस बात का ध्यान में रखते हुए अपनी पहले वो पौधे से पौधे की दूरी को 1.5 मीटर रखते हुए गड्ढे कर लें। इसी प्रकार से लाइन की दूरी 2 मीटर रख लें और जो 60 इंटू 60 के गड्ढे करेंगे उन गड्ढों में गोबर की सड़ी हुई खाद लगभग जो है 5 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद को डालें। साथ ही साथ उसमें आधा किलो यदि माइक्रोराइज़ा मिल जाता है तो उसको भी उसके अंदर डाल दें। इसके बाद उस गड्ढे को कुछ दिन खुला छोड़ दें और उन गड्ढों में थोड़ा पानी लगा दें जिससे जो गोबर की सड़ी हुई खाद होगी उसकी गर्मी निकल जाएगी। इसके बाद जब ये गड्ढे तैयार हो जाएंगे तो जो जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने में इसमें पौध की रुपाई करनी है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है कि वो पहले अपनी मृदा की जांच करा लें। जिस मृदा में वो पौधे लगाने जा रहे हैं उसका पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए और बलुई मट्टी होगी, दोमट मट्टी होगी तो उसमें पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होगी। तो इस प्रकार की ज़मीन में भी वो इसकी खेती कर सकते हैं। दूसरा, उनको ध्यान रखना है कि वहाँ का तापमान कितना रहता है जिस जगह पर वो खेती करना चाहते हैं। तो केले की खेती करने के लिए अनुकूल तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक रहता है। इस तरह का तापमान यदि रहता है तो पौधे अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छा सर्वाइव करते हैं और उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। यदि इससे कम तापमान हो जाता है तो पौधों का नुकसान ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन भी कम होता है। जहाँ पर लू ज़्यादा चलती है वहाँ पर भी पौधों की ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है और पौधों की उपज भी प्रभावित होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को कि वहाँ का तापमान कितना घटता है और कितना बढ़ सकता है। इसके अलावा जब जुलाई का महीना आएगा तो वो किसी भी अच्छे संस्थान से या किसी विश्वविद्यालय से, कृषि विश्वविद्यालय से वो संपर्क करके केले की गुणवत्ता युक्त पौध को ले। जो टिश्यू कल्चर की पौधे हैं आजकल बहुत इजीली तरीके से अवेलेबल हो जाती हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो जो डिजीज फ्री टिश्यू कल्चर के प्लांट्स हैं, हेल्दी प्लांट्स हैं, उनका ले। किसी संस्थान से लेंगे तो निश्चित रूप से वो गुणवत्ता युक्त मिलेगा, उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे एक कॉलर जो है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो जी बोला जाए। हेलो, हाँ सुन रहे हैं हम। अखिलेश जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी मिल रही है। शायद उनके साथ संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है। हेलो, हाँ सुन रहे हैं। जी अखिलेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? बैगन का जो वैरायटी है ये कैसा वैरायटी है, इसके संदर्भ में जानना चाहते हैं। ये हाइब्रिड का बैगन की कौन सी वैरायटी के बारे में आप जानना चाहते हैं? अच्छी 460 या 460, ठीक है।
जी डॉक्टर हर्षवर्धन क्या जी बताएंगे? अखिलेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैगन की जो प्रजातियां हैं, जैसा आपने बताया 407 जो है, इसके बारे में तो ये किसी प्राइवेट कंपनियों की प्रजाति हो सकती है, लेकिन जो बैगन की कुछ हमारे संस्थानों के द्वारा काफ़ी अच्छी प्रजातियां विकसित की गई हैं। जैसे पूसा संस्थान की जो बैगन के लंबे अगर बैगन आप लगाना चाहते हैं तो हमारे संस्थान की प्रजाति है पूसा हाइब्रिड 5, जो बैगनी रंग का होता है और लंबा होता है। या अगर आप गोल में अगर हाइब्रिड लगाना चाहते हैं तो पूसा हाइब्रिड 6 है। लंबे में एक और हाइब्रिड है पूसा हाइब्रिड 20 और पूसा हाइब्रिड 21। ये सारी जो है ये बैगनी रंग की प्रजातियां हैं। और जो गोल बैगन की अगर आप हाइब्रिड लगाना चाहते हैं तो उसमें पूसा हाइब्रिड 6 और पूसा हाइब्रिड 9 है। इनका आप चयन कर सकते हैं, या जो हमारा वाराणसी अनुसंधान संस्थान है वहाँ की भी काफ़ी वैरायटीज़ हैं और वहाँ के भी काफ़ी हाइब्रिड्स हैं। इनको लेके अगर आप लगाएंगे तो आपकी उपज जो होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। खास करके बैगन में क्या होता है, जो हर इलाके में रंग के आधार पे भी अलग अलग बैगन की हम प्रजातियों को हम किसान भाई लगाते हैं। जैसे बिहार के कुछ इलाकों में जो हरी बैगन है, हरे बैगन का भी प्रचलन है, तो वहाँ पे अगर आप लगाना चाहते हैं तो पूसा हरा बैगन 1 और हरा बैगन 2 के नाम से भी प्रजातियाँ आई हैं। और इनके बीज आपको हमारे संस्थान से या नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो है यहाँ से भी आपको इनके बीज प्राप्त हो सकते हैं। और इनको अगर आप लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका मुनाफा जो होगा वो काफ़ी अधिक होगा। जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर विपिन जी हैं मध्य प्रदेश से। आइए उनका सवाल भी लेते हैं। हेलो 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 मैम जी, नमस्कार जी। विपिन जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मध्य प्रदेश से आपने हमें फोन किया है। जी मैम, बिल्कुल यही जानना चाह रहा था मैम कि मिर्ची में जो पत्ता सिकुड़ने वाली बीमारी लगती है, तो मैम इसका क्या समाधान है और शुरुआत में हम कैसे देख रेख करें कि ये रोग? जी बिल्कुल डॉक्टर हर्षवर्धन, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। मिर्च के जो भी किसान भाई हैं उनमें ये समस्या काफ़ी आती है, जिसको एक वायरस कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें हम लीफ कर्ल वायरस कहते हैं, यानी जो पत्ता होता है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। और ख़ास करके इसमें जो वायरस होता है उसका भी प्रकोप होता है, और इसके साथ साथ जो माइट्स आते हैं इनके कारण भी इसमें कुछ समस्याएं होती हैं। तो थ्रिप्स, माइट्स और वायरस, इन तीनों के कॉम्प्लेक्स से मिर्ची में ये समस्या पैदा होती है। इसमें आप 2-3 सावधानी बरत सकते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसी प्रजाति का चयन करें जिसमें इनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता है। जैसे हमारे संस्थान की एक प्रजाति है पूसा सदाबहार, उसको अगर आप लगाते हैं तो उसमें इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है। पूसा सदाबहार जो होता है उसका जो फल होता है वो ऊपर की तरह होता है और गुच्छे में होता है। दूसरी सावधानी आपको रखनी है कि जब आप इनकी नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी को अगर आप नेट वाले एरिया से, अगर जो हमारे जैसे हम अपने आप को मच्छर से बचाते हैं, तो इनको भी अगर हम नेट हाउस में अगर हम इनकी नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो कम से कम 30 से 35 दिन तक ये जो होते हैं इनमें वायरस के प्रभाव से ये बच सकते हैं। दूसरा, उसके बाद जब इनको खेतों में लगाते हैं तो खेत के चारों तरफ आप मक्का लगा सकते हैं, जिससे जो सफ़ेद मक्खी है, जिससे इनका जो कीड़ा जो है वो एक वायरस को एक फल पौधे से लेकर दूसरे पौधे तक पहुंचाता है, यानी वाहक कीट जिसको कहते हैं, उनको हमें नियंत्रित करना है। ठीक। इसके बाद भी अगर हम थोड़ा सा येलो स्टिकी ट्रैप लगा दें या हम नीम का तेल का हम प्रयोग करें, या अगर उसके बाद भी ये समस्या है तो जो इमिडाक्लोप्रिड है इस दवा का हम छिड़काव कर सकते हैं, या एसिटामिप्रिड जो दवा है इनका हम छिड़काव करके हमको समेकित तरीके से इनका प्रबंधन करके हम इनसे निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। और आइए अब यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर सेंगर का। डॉक्टर सेंगर, जैसे कि अभी हमने जाना कि किस तरीके की मिट्टी जो है वो अच्छी रहती है केले की खेती के लिए, अगर हमारे किसानों के लिए हम जानकारी देना चाहें क्षेत्र के हिसाब से, अगर इस केले की अच्छी किस्मों की, वैरायटीज की, तो उसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? हमारे देश के अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से क्या किसी तरीके की वैरायटीज जो है वो चिन्हित की गई हैं? जी जी। इस समय सबसे ज़्यादा जो पूरे देश के अंदर किसान पैदा कर रहे हैं और ज़्यादातर वैज्ञानिक भी रिकमेंड कर रहे हैं, ग्रांड नैनी वैरायटी है, G9 वैरायटी, जो सबसे अच्छी होती है। उसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है, केला भी बहुत टेस्टी है और केले का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। तो जो भी किसान भाई खेती करना चाहते हैं केले की, तो G9 वैरायटी को लें, और वो उसमें उत्पादन इतना अच्छा है और वैरायटी के कंपैरिजन में कि उससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो किसी भी सरकारी संस्थान से या विश्वविद्यालय से या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से वो इस वैरायटी को लें और लेने के बाद अपने खेत पे इसको लगाएं, तो निश्चित रूप से अन्य प्रजातियों की तुलना में ज़्यादा लाभ होगा। वैसे कुछ हाइब्रिड वैरायटी भी आई हुई हैं, लेकिन उन हाइब्रिड वैरायटीज़ का प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं है जितना कि ग्रांड नैनी का रिस्पॉन्स है, क्योंकि इस केले को देखने में भी काफ़ी आकर्षण होता है, मोटा होता है और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी अच्छी होती है। इसलिए ज़्यादातर किसान इसी को
चुनाव करते हैं और इसको बोते हैं। और अगर हम सिंचाई व्यवस्था के संबंध में जानकारी लेना चाहें, पानी की कितनी व्यवस्था होनी चाहिए, सिंचाई व्यवस्था किस तरीके की होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है अगर हम सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो? केला एक ऐसी फसल है जिसको पानी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। पुराने समय में भी जो हमारे घाघ की कविताएं हैं उसमें भी कहा गया था धान, केला और पान तीनों पानी के चेला। तो ये पानी की इसको अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जहाँ पर किसान भाइयों के पास पानी की अच्छी व्यवस्था हो तो वहाँ पर केले की खेती प्रारंभ करें। और केले में कम से कम महीने में 5 या 6 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है, और गर्मियों के दिनों में तो कम से कम 15 या 20 बार भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। केवल ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि केले का जो खेत है वो उसका जो क्षेत्रफल है वो समतल होना चाहिए। ज़्यादा दिनों तक पानी को ठहरने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पानी की निकासी की, जब बारिश के दिन होते हैं तो उसमें पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि केले के खेत में जो जड़ें हैं, केले की जो जड़ें हैं वो उथली जड़ें होती हैं, और जब पानी उसमें भरा रहेगा तो जड़ें जो कमज़ोर हो जाएंगी और केले की गिरने की संभावना बहुत अधिक हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में मिट्टी चढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। जब भी आपको लगे कि सिंचाई हो गई है और जो मेड़ थी वो कमज़ोर हो रही है तो किसान भाइयों को चाहिए कि उस पर मेड़ की व्यवस्था करें, जिससे कि पौधा मजबूती से आगे बढ़ सके और वो गिरे नहीं। दूसरा, सिंचाई के लिए सबसे अच्छी ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है। यदि किसान भाई ड्रिप को लगा लेते हैं तो पानी की भी बचत होती है और उससे पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। ड्रिप को लगा के भी वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, उससे जल की बचत भी होगी और किसान भाइयों के सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ेगी, और जो पौधों को जितनी आवश्यकता है पानी की उतनी ही आवश्यकता की पूर्ति ड्रिप इरिगेशन के द्वारा की जा सकती है। ड्रिप के सहायता से किसान भाई फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जिससे उसको उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि जो किसान भाई अब खेती शुरू करने जा रहे हैं और ड्रिप की यदि सुविधा उनके पास है तो वो अवश्य जो है केले की खेती में ड्रिप की सहायता से पानी की व्यवस्था करें। बिल्कुल, तो सिंचाई व्यवस्था के बारे में भी अभी आपने जान लिया यहाँ पर कि किस तरीके से केले में आपने करनी है सिंचाई, और इसी संबंध में आगे भी जानकारियों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और लेंगे आपके फ़ोन कॉल्स। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम जानकारियां हासिल कर रहे हैं टमाटर, बैंगन और मिर्च की खेती के बारे में, और साथ ही जान रहे हैं कैसे आप कर सकते हैं केले की खेती। विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे टोल फ्री नंबर्स पर फोन कीजिए 1800113060 और 61 ये हमारे नंबर है, 8800520717 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हेलो किसान 2015@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है। विक्रम सिंह जी हमारे साथ हरियाणा से मौजूद है फोन लाइन पर, आई कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो मैम, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मेरे 2 प्रश्न है टमाटर से बैंगन का जी। अपने यहाँ हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आप तक लगा सकते हैं? एक बार अपना प्रश्न फिर से दोहराएं। मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ जी। तो एक टमाटर की वैरायटी है, टमाटर की वैरायटी के बारे में जानना चाहते हैं वहां पर?
अर्का रक्षक 2 वैरायटी है, ये हम अपने हरियाणा में लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न? और दूसरा प्रश्न ये है टमाटर के बारे में, ऐसी रोग किस्म बताओ जिसमें वायरस और जड़गांठ रोग नहीं आता। ठीक। रोग नियंत्रण, ठीक है। एक प्रश्न और है मेरा, बैंगन में जो छोटी पत्ती रोग लगता है, ये किस वजह से लगता है? ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर हर्षवर्धन, 3 प्रश्न हैं इनके, 2 टमाटर के संबंध में, 1 विक्रम सिंह जी ने आपने काफी अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और आप एक जागरूक किसान भी हैं, क्योंकि अगर आपको जो लीफ कर्ल वायरस के रेसिस्टेंट वैरायटी के बारे में भी आपको पता है, तो जो ये बीमारी होती है जिसको आमतौर पे यहाँ मरोड़िया रोग कहते हैं, आमतौर पे जो भाषा होती है देसी किसानों की भाषा में, उसके लिए प्रतिरोधी क्षमता वाली प्रजाति का आपने जिक्र किया अर्का रक्षक का। लेकिन मैं यहाँ आपको एक चीज़ थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो अर्का रक्षक है उसमें जो वायरस, जिस वायरस के प्रति वो प्रतिरोधक क्षमता है वो बैंगलोर वायरस के प्रति है, क्योंकि वो IIHR जो हमारा संस्थान है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बैंगलोर के द्वारा वो वैरायटी विकसित की गई है। लेकिन जो हमारा इस इलाके में यानी उत्तर भारतीय, जहां आपसे पूछ रहे हैं, हरियाणा में जो वायरस होता है वो एक अलग वायरस होता है। तो अर्का रक्षक प्रजाति यहाँ पे उतना सहनशील नहीं है उस वायरस के, जो लीफ कर्ल वायरस है उसके लिए हमारे संस्थान ने भी अभी एक प्रजाति अभी विकसित की है जिसका नाम है पूसा लीफ कर्ल रेसिस्टेंट टोमेटो 6। या तो आप इसका चयन कर सकते हैं और ये भी हाइब्रिड प्रजाति है, या आप पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के द्वारा 2 प्रजातियां विकसित की गई हैं, आप उनका चयन कर सकते हैं, या हमारा जो वाराणसी का अनुसंधान संस्थान है उन्होंने भी 2-3 प्रजातियां बनाई हैं, एक काशी अभिमान करके उनकी हाइब्रिड है, इनका आप चयन कर सकते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा होगा। और इन प्रजातियों को खास करके अगर हम खरीफ के मौसम में, यानी जो किसान भाई अगर जुलाई अगस्त के बाद अगर टमाटर लगाते हैं, तो उन्हें ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें ऐसी ही प्रजाति का चयन करना चाहिए जिसमें लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो। दूसरा प्रश्न एक आपने किया था कि जो बैगन में कुछ जो लिटिल लीफ जिसको हम कहते हैं कि पत्ते जो होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं। आमतौर पे जो पुरानी प्रजातियां थी उनमें ये समस्या काफ़ी होती थी, लेकिन अब जो नई प्रजातियां आई हैं उनमें ये समस्या काफ़ी कम हो गई हैं। लेकिन इन केस ये फाइटोप्लाज्मा के द्वारा भी होती हैं, लेकिन इन केस अगर आपके जहाँ आप लगाए हुए हैं अगर कोई पौधा अगर ऐसा दिखता हो तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि उस पौधे को उखाड़ के और बिल्कुल मिट्टी में दबा देना है, जिससे कि किसी और पौधे में इसका जो प्रचलन है, इसका जो प्रसार है वो ना हो पाए। बिल्कुल। और अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर सिंगर का। डॉक्टर सिंगर, केले के संबंध में ये भी जानना चाहेंगे कि अगर केले के जो बढ़वार अगर उसकी अच्छी करनी हो तो किस तरीके के पोषक तत्व प्रबंधन जो है वो करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनका इस्तेमाल करना चाहिए? केले के पौधे के लिए पोषक तत्वों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो जब हम गड्ढा खोदते हैं उसी समय उसमें पोषक तत्व देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। इसमें नाइट्रोजन की गड्ढे खोदते समय 25 ग्राम मात्रा, फास्फोरस की 25 ग्राम मात्रा और पोटास की 100 ग्राम मात्रा प्रति पौधे देने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से इसको जब तक पौधे की पूरी बढ़वार नहीं हो जाती तब तक लगातार इसको इसी प्रकार से कम 9 और 10 बार देना पड़ता है। बीच बीच में यदि आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है या बर्मी कंपोस्ट है उसको भी दे सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों को ये थोड़ा ध्यान देना है कि बिल्कुल स्टेम के पास खाद को ना दें, उससे करीब 1 फीट की दूरी पर छोड़ते हुए इस खाद को दें, क्योंकि जो जड़ें हैं, जो इसमें जड़ें हैं वो थोड़ा दूर से होती हैं, उनकी टिप्स थोड़ी दूर होती है, इसलिए जब भी वो मिक्स होकर ज़मीन के अंदर जाती हैं तो पौधे अपनी जड़ों के द्वारा उन पोषक तत्वों का अवशोषण अच्छी तरह से कर लेते हैं, जिससे बढ़वार अच्छी होती है। लेकिन एक बार मैं किसान भाइयों से अवश्य कहूँगा कि वो जब भी केले की खेती को प्रारंभ करें तो अपनी मृदा की जांच अवश्य करा लें, क्योंकि इसके अलावा हो सकता है कि उनके जो 17 पोषक तत्व हैं उसमें से किसी पोषक तत्व की उनकी मृदा में कमी हो, तो उसकी पूर्ति वो कर लेंगे और उसी रिकमेंडेशन के अनुसार जब ज़रूरत पड़े तो उसको डालते रहेंगे। साथ साथ किसान भाई इस बात का भी ध्यान दें, जब ये पौधे की ग्रोथ होती है तो इसके साथ साथ सकर्स निकलते हैं, काफ़ी सारे सकर्स निकलते रहते हैं। ज़्यादा सकर्स होने से जो घार है उसकी लंबाई कम रह जाती है और उसकी मोटाई भी कम होती है। कम से कम केले की पौध जो है 2 मीटर से लगाकर 3 मीटर तक की होती है। इसमें जब ये पौधा बढ़ रहा होता है, एक पौधा बढ़ रहा होता है, उसके साथ साथ कई सकर्स निकलने लगते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जब तक उसके अंदर फूल आते हैं और घार बनना प्रारंभ होता है, आसपास के जितने सकर्स हैं उनको काट के अलग करते रहें
और जब फूल आना प्रारंभ हो जाए तो उसके उपरांत 1 सकर्स को चलने दें, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट्स जितने ज़्यादा हो जाएंगे ज़मीन का न्यूट्रिशन जो पोषण तत्व है वो भी लेते रहेंगे, और जो मैन पौधा होगा उस मैन पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी, जिससे फ्रूटिंग अच्छी नहीं आएगी और पौधे ज़्यादा अच्छा फल नहीं बना पाएंगे। तो ऐसी दशा में किसान भाइयों को चाहिए कि वो जब भी प्रबंधन करें तो सकर्स का प्रबंधन करें जब घार उनका बढ़ के करीब 1 मीटर का हो जाएगा। जो फल है वो 1 मीटर का जब हो जाता है तो उसके नीचे फूल होते हैं, नर मादा फूल होते हैं, पिंक कलर का एक फूल होता है, उसको किसान भाई 1 मीटर का घार होते ही उसको तोड़ दें। जब उसको तोड़ देंगे तब जो केले की मोटाई है वो बढ़ना प्रारंभ करेगी। जब तक उसको नहीं तोड़ेंगे तो केले मोटे नहीं हो पाएंगे, बाजार में उसका रेट कम मिलेगा। तो इस बात का भी ध्यान देना है कि उस फूल को तोड़कर अलग कर लें। किसान भाई देखा गया है कि उस फूल को तोड़ के ऐसे ही फेंक देते हैं, फेंकने की आवश्यकता नहीं है। आप मार्केट की तलाश करें, उस फूल को भी आसानी से मार्केट में बेचा जा सकता है, उसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो आपको फल से तो पैसा मिलेगा ही, लेकिन उन फूल से भी पैसा मिलेगा। इसलिए उन फूल को तोड़कर इकट्ठे कर लें, मार्केट में उसको भेजें और उसको वहाँ पर बेच देंगे तो आपको फूल से भी इनकम मिल सकेगी। और इस तरह से यदि आप प्रबंधन करेंगे तो आपका जो घार है वो मोटा होगा। G9 जो वैरायटी है इस पे 30 से लेकर 35 किलो तक का घार बन जाता है एक पौधे के ऊपर। कभी कभी समस्या ये आती है कि पौधे जो कमज़ोर हो जाते हैं तो उनका गिरने का डर रहता है। तो इसमें 2 तरह से, या तो बल्ली या बांस की कैंची बना के उसको रोका जाता है। बल्ली और बांस की कैंची नहीं है तो आप रस्सी की सहायता से एक पौधे के घार को दूसरे पौधे की स्टेम से क्रॉस करके बांध देंगे तो उससे वो पौधे रुक जाएंगे, आपके गिरेंगे नहीं। यदि पौधे ज़्यादा गिरते हैं तो नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि जब भी आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो फर्टिलाइज़र डालने के अलावा आपको अन्य चीज़ों पर भी ध्यान देना है कि जिससे उसके अंदर ग्रोथ अच्छी हो और उत्पादन अच्छा मिले। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर मौजूद है फोन लाइन पर, मधुसूदन जी मध्य प्रदेश से। उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो मधुसूदन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? ये कैसे रहा? अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराएं, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं मिल पा रही है। मिर्च और बैंगन लगाना है आपने? टमाटर और बैंगन। मिर्च, टमाटर और बैंगन, ठीक है, बिल्कुल। तो डॉक्टर हर्षवर्धन, तीनों ही जो है वो सब्जियां लगानी है, टमाटर, मिर्च और बैंगन, किस तरीके से लगा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे इनको भी बताना चाहूँगा, मधुसूदन जी को और बाकी किसान भाइयों को भी, कि जो भी अब अगर नई फसल अगर लगाना चाहते हैं तो उसमें नर्सरी प्रबंधन जो होता है वो सबसे हमें ज़रूरी तौर से हमें ध्यान देना है कि किस प्रकार से आप इनकी नर्सरी लगाएंगे। नर्सरी, चूँकि ये गर्मी का मौसम है, तो एक चीज़ मैं बताऊँ कि बिना पैसे का खर्च किए हुए आप सबसे पहले इसमें हमें सॉइल सोलराइजेशन करना है। यानी जो गर्मी का मौसम है तो इसमें अगर आप 1 मई से और 30 मई के बीच में जिस एरिया में अगर आपको नर्सरी लगाना, वहाँ गहरी जुताई कर दें और उसमें हल्की सिंचाई करके उस एरिया को आप सफ़ेद पॉलीथीन से कम 200 माइक्रोन की जो पॉलीथीन है उससे उस एरिया को आप ढक दें। और 30 दिन तक अगर उसको आप ढका रखते हैं तो उसके अंदर के जितने कीड़े और मकोड़े या जो बीमारी फैलाने वाले जो भी तत्व होते हैं, चाहे वो फंगस है, चाहे इंसेक्ट के जो अंडे होते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। और इसमें कोई आपका खर्चा नहीं होता है, जिसे हम सॉइल सोलराइजेशन कहते हैं। इसके बाद आपको नर्सरी में आपको बिल्कुल स्वस्थ पौधों का तैयारी करना है, जिसके लिए आपको नर्सरी थोड़ी ऊंची उठी हुई होनी चाहिए, कम से कम 15 सेंटीमीटर उठी हुई होनी चाहिए। और इसकी चौड़ाई आप लगभग 80 से 90 सेंटीमीटर रख सकते हैं और लंबाई अपनी सुविधानुसार 3 मीटर के आसपास रख सकते हैं। और नर्सरी में अगर खास करके जिस मौसम में, अगर हम खरीफ के मौसम में अगर हम टमाटर और मिर्च अगर हम लगाना चाहें तो उसकी नर्सरी को तैयार करते समय हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि अगर वहाँ पे व्हाइट फ्लाई की अगर समस्या है तो आसपास में हमें खरपतवारों का हमें नियंत्रण रखना चाहिए। और अगर सफ़ेद मक्खी की अगर ज़्यादा समस्या है तो हम उसको नेट से भी एक कवर कर सकते हैं। जो 40 मेष की नेट आती है उसके अगर आप कवर कर देंगे तो आपके पौधे जो हैं कम से कम 40 दिन तक इसमें बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद अगर आप पौधों को लगाते हैं, और हमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब पौधों को आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए ले जाते हैं उस समय में अगर आप जो पौधे की जो जड़ हैं उनको आप इमिडाक्लोप्रिड के सॉल्यूशन में अगर आप घोल में अगर आप 10 मिनट तक अगर रख के उसके बाद लगाते हैं तो पौधे में कम से कम 25 से 30 दिन तक
उसमें जो भी ये चूसक कीट आते हैं उससे उनको बचा सकते हैं, जिस कारण से उनको आप वायरस जनित बीमारियों से भी आप बचा सकते हैं। वैरायटी की जहाँ तक बात है, ऑलरेडी हमने मिर्च की काफ़ी प्रजातियों के बारे में आपको बताया है। जैसे हमारे संस्थान की प्रजातियाँ पूसा सदाबहार लगा सकते हैं या पूसा ज्वाला लगा सकते हैं। जो हमारा वाराणसी अनुसंधान संस्थान है उनकी भी काफ़ी प्रजातियाँ हैं। काशी ख्याति है, काशी तेज है, काशी सिंदूरी है, इनका आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद टमाटर में जैसे हमारे संस्थान की प्रजातियां हैं, पूसा रक्षित है या पूसा रोहिणी है। जो वाराणसी का अनुसंधान संस्थान है उनकी भी अगर आप लीफ कर्ल असिस्टेंट वैरायटी लगाना चाहते हैं तो काशी अमन लगा सकते हैं या अभिमान लगा सकते हैं। तो इन प्रकार से सब प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपकी जो फसल होगी वो बिल्कुल अच्छी होगी। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर जो है वो मौजूद है फोन लाइन पर। आकाश जी शामली उत्तर प्रदेश से, उनका सवाल लेते हैं। हेलो आकाश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैम मुझे जानना है जो ये G9 की वैरायटी सर्दी में पड़ने वाले पाले का इस पर क्या असर होता है? जी बिल्कुल जी। आकाश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग पहले डरते थे कि जब भी सर्दी के दिन आते हैं, टेम्परेचर नीचे जाता है तो ये पाले के कारण इसके पत्ते नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पाले से फसल को बचाने के लिए आपको केवल इस बात का ध्यान देना है कि सर्दियों में इसमें सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। यदि आप रेगुलर सिंचाई करते रहेंगे तो ये आपके पौधे बच जाएंगे और कम से कम मरेंगे पाले के कारण। और G9 वैरायटी ऐसी है जिसमें पाले का असर भी कम पड़ता है, लेकिन उस समय आपको ध्यान देना है कि जो केले के पत्ते होते हैं इसका बायोमास बहुत ज़्यादा होता है, बड़े बड़े होते हैं। और जो पाला है उसका काम ये होता है कि जो पत्तियां हैं, पत्तियों के अंदर सेल्स होती हैं और सेल्स के अंदर 90% पानी होता है। जब ये पानी ज़्यादा टेम्परेचर नीचे चला जाता है तो पानी ये जम जाता है और जमने के कारण सेल फट जाती हैं और सेल फटने के कारण पत्तियां जो धीरे धीरे सेल जब मर जाएंगी, ज़्यादातर सेल फट जाएंगी तो सेल मरेंगी और पत्ती सूख के गिर जाती हैं। उसके बचाव के लिए ज़रूरी है कि जब आप पानी लगा देंगे, जो पानी का इंटेक होगा और वो सेल तक जाएगा, जो सेल का टेम्परेचर वो डाउन नहीं होने देंगे, जिसके कारण सेल का आयतन नहीं बढ़ेगा और पौधा आपका पाले से बच जाएगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप अपने खेत में मॉइस्चर को बनाए रखें, पानी को दें और जिस दिन आपको लगे कि आज पाला ज़्यादा अधिक पड़ने वाला है उस दिन उसकी शाम को सिंचाई अवश्य कर दें, तो आपकी फसल प्रभावित नहीं होगी। मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा है कई किसान परेशान होके, उनको लगता है कि मेरे तो पौधे सूख गए, मेरी फसल सूख गई और वो उसको काटने लगते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ पत्ते आपके डैमेज हो जाएंगे, आप उनको निकाल दें। जैसे ही फरवरी मार्च का महीना आएगा उसमें से नए किल्ले निकलेंगे, नए पत्ते निकलेंगे और उसमें मई जून तक पहुंचते पहुंचते आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा दिखाई देगा, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उस पर फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। पाले पे ज़्यादा असर नहीं होता है, G9 वैरायटी पे बिल्कुल नहीं होता है। और यदि आपको बचाना है तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आप पाले की फसल से पौधों को बचाने के लिए सिंचाई करें। बस मैक्सिमम सिंचाई करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका खेत बचा रहेगा और आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं टमाटर, बैंगन और मिर्च की खेती की और साथ ही जानकारियां हासिल कर रहे हैं केले की खेती के संबंध में। हमारे अगले कॉलर आनंद प्रताप जी हमारे साथ गोंडा उत्तर प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर,
उनका सवाल लेते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। आनंद जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आपसे गुजारिश है अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए जल्दी से और अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, हमें जानना चाहते हैं कि टमाटर हमारे यहाँ काली मिट्टी है, तो कौन सा टमाटर लगावे कि अच्छा उपयुक्त फल मिल सके हमको? ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन क्या बताएंगे? जी हाँ, आपने जैसा बताया कि आप गोंडा उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, तो टमाटर का देखिए एक ही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप खरीफ के मौसम में अगर आप टमाटर लगाना चाह रहे हैं, खास करके खरीफ का मतलब जो आप जुलाई अगस्त लगा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ पे आप टमाटर लगा रहे हैं उसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और वहाँ पे जल जमाव नहीं होना चाहिए। तो पहला चीज़ तो आपको ये ध्यान देना है। दूसरी चीज़ आपको यह ध्यान रखना है कि उस आसपास के क्षेत्र के लिए, जैसे मैं बताया कि जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, उनके द्वारा जो विमोचित प्रजातियां हैं, जैसे काशी अमन है, काशी अभिमान है, इनका चयन आप कर सकते हैं। जो किसान भाई, अगर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो अगर जनवरी फरवरी में लगाना चाहते हैं, उनको काशी तपस एक नई प्रजाति आई है जो अधिक तापमान पे भी फलन देता है, तो उसका भी आप चयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप चयन करेंगे तो आपके लिए इन प्रजातियों का चयन करके आप आराम से इनकी खेती आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर सेंगर का। डॉक्टर सेंगर, अब आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे कई जो किसान हैं वो इंटरक्रॉपिंग के लिए भी जो है वो जानकारी हासिल करना चाहते हैं सह फसली खेती के संबंध में। तो अगर केले के साथ सह फसली खेती करना चाहें हमारे किसान ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करने के लिए आर्थिक, तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनका चयन कर सकते हैं? जी, मैंने प्रायः देखा है कि किसान भाई जो पहले साल केले की खेती प्रारंभ करते हैं तो वो लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर रखते हुए फसल को लगा देते हैं और पूरे साल उस खेत को खाली रखते हैं। तो खाली रखने की आवश्यकता नहीं है। आप इन पौधों को जब भी लगा दें तो उसके बीच का जो भी स्पेस है, उस स्पेस को आप कोई भी दलहनी फसल, कोई भी वेजिटेबल जो भी लेना चाहें उसको ले सकते हैं, क्योंकि ये पौधा तैयार होते होते इसको 1 साल लग जाता है और 1 साल आप इंतज़ार करते रहते हैं, तो आपको लगता है कि हमको इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आपको अपने खेत में जो भी खेती करना चाहते हो, जो भी वेजिटेबल लेना चाहते हो, उस वेजिटेबल को कर सकते हैं। और साथ साथ आप कोई फसल लेना चाहते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि उसमें ऐसी इतनी सिंचाई करनी है कि उससे केले के पौधों का नुकसान ना हो। कम से कम सिंचाई में ले सकते हैं, क्योंकि केले के पौधे मेड़ के ऊपर लगे रहेंगे, जो बीच का स्पेस होगा उसमें आप सहफसली खेती कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई किसान ऐसे हैं जो कि गन्ने के साथ भी इसकी सहफसली खेती कर रहे हैं। आपको यदि सहफसली खेती लार्ज स्केल पे करना है तो पौध से पौध की दूरी 1.5 मीटर रखते हुए लाइन से लाइन की दूरी बढ़ा देनी है। लाइन से लाइन की दूरी जितनी आप ज़्यादा बढ़ा देंगे उसमें ट्रैक्टर चलाने में आसानी होगी, आपको फसल लेने में आसानी होगी। तो आप अपने लाइन से लाइन की दूरी बढ़ाकर अपनी स्वेच्छा से कोई भी फसल उसमें करें। लेकिन जब आप घनी फसल ले रहे होंगे 1 साल बाद, जब आप फिर से फसल इसको कंटिन्यू लेंगे तो उस समय जो केले का बायोमास है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस दशा में आपको चाहिए कि ऐसी सह फसल खेती का चुनाव करें जो कि छाया में आसानी से हो सकती हो। और छाया में आसानी से होने वाली हल्दी है। यदि आप उसके बीच में केले के साथ साथ हल्दी लगा लेंगे तो आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी और आपको 2 फसलें मिलेंगी, जिससे आपको लगेगा कि ये फसल बहुत अच्छी है, हमको इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो आप केले के साथ सहफसली खेती करें, जिससे आपको अधिक लाभ होगा। बिल्कुल। और डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे जो टमाटर और मिर्च और बैंगन के किसान हैं, कई बार जो है वो कीड़े का प्रकोप भी जो है उनको सामना करना पड़ता है अपनी फसल के अंदर। तो कौन कौन से कीड़े जो है वो इसके अंदर लग सकते हैं इन फसलों में और कैसे जो है वो उसका बचाव करें? जी हाँ, जैसे खास करके जो टमाटर के किसान हैं उसमें एक सुंडी होती है जिसको हम फल छेदक कीड़ा कहते हैं। उसमें जब फल बनता है तो आप देखते होंगे कि आधा वो कीड़ा उसके अंदर होता है और कई बार आधा कीड़ा बाहर होता है। तो इसका ये सबसे बड़ी समस्या होती है। लेकिन जब किसान भाई जब टमाटर लगाते हैं उसी समय से उनको ध्यान रखना चाहिए कि हर 15 से 16 लाइन अगर टमाटर के बाद 1 लाइन अगर वो गेंदा लगा देते हैं और अपने खेत के चारों तरफ भी अगर गेंदा लगा देते हैं तो आपको इसको भी नियंत्रण करने में, जो ये फल छेदक कीट है, इसको भी नियंत्रण करने में आसानी होती है। और ख़ास करके जो निमेटोड की प्रॉब्लम है उससे भी कुछ हद तक आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर ये समस्या आती है तो आजकल एक फेरोमोन ट्रैप आता है। तो फेरोमोन ट्रैप अगर आप 1 एकड़ में कम से कम अगर 8 से 10 अगर आप लगा देते हैं तो कुछ हद तक उससे नियंत्रित हो सकता है। और चूंकि टमाटर को आपको सेफ उगाना है, यानी सुरक्षित टमाटर उपभोक्ताओं तक पहुंचे, तो उसके लिए अगर आपको इसके बावजूद अगर नहीं नियंत्रित हो पाता है तो हम बीटी का हम स्प्रे कर सकते हैं या हम नीम का स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि अगर हमें किसी रसायन का, तो हमें ऐसी रसायन का उपयोग करना चाहिए जो सेफ हो, यानी सुरक्षित हो,
तो या तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट का उपयोग कर सकते हैं, या आजकल एक नई दवा आई है स्पिनोसैड। स्पिनोसैड अगर आप 10 लीटर में सिर्फ 3 मिलीलीटर मिला के अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो खास करके टमाटर ऐसी फसल होती है कि लगातार हम तुराई भी करते हैं, उस समय में हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए, हमें ऐसी दवा का प्रयोग करना चाहिए जो सुरक्षित दवा हो। इसी प्रकार अगर बैगन में भी जो होता है जिसमें कि फल छेदक और तना छेदक उसमें दोनों होता है, आप देखते होंगे कि जो बैगन का ऊपरी हिस्सा होता है वो ऐसे मुड़ जाता है कई बार। तो अगर आपको ऐसा अगर दिख रहा है तो आप वहाँ से उसको काट के और उसको उठा के कहीं मिट्टी में पहले दबा दें, और उसके बाद आप उसमें भी जो आजकल एक फेरोमोन ट्रैप आता है, फेरोमोन ट्रैप का आप प्रयोग कर सकते हैं। और फेरोमोन ट्रैप से भी अगर कम नुकसान अगर हो रहा है उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो ये जो दवाएं बताई गई हैं इन दवाओं का उपयोग आप बैगन में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको कीट का समेकित कीट प्रबंधन करना है जिससे हम सुरक्षित जो उत्पाद है, सुरक्षित सब्जी हम उपभोक्ताओं तक हम पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। और चलते चलते डॉक्टर सेंगर, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी बहुत संक्षेप में कि मल्चिंग का महत्व जो है वो केले के अंदर क्या है? जी, प्राय देखा गया है कि केले के खेत के अंदर स्पेस ज़्यादा होने के कारण घास फूस ज़्यादा हो जाती है। उन घास से निकाई करने में किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि इसमें जो भी घास फूस उनके पास है, पौधों की पत्तियां हैं या धान का पुआल है या इस तरह की डाल देते हैं ज़मीन के ऊपर। इससे क्या होगा कि आपके जो नीचे के खरपतवार हैं ऊपर नहीं निकलेंगे और जो मॉइस्चर है उसका कम से कम ज़्यादा नुकसान होगा। आपको चाहिए होगा कि जब मल्चिंग करेंगे तो क्योंकि केले के पौधे से वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कंट्रोल करने के लिए बीच बीच में मल्चिंग कर देंगे। इसके लिए आप ब्लैक कलर के जो प्लास्टिक आती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। ज़्यादातर आपको चाहिए कि इसके अंदर आप जो पुआल है उसको लेके और ज़्यादातर पूरे खेत में बिछा देंगे तो उससे निश्चित रूप से आपकी मॉइस्चर खेत में बची रहेगी और आपको कम सिंचाई की आवश्यकता होगी और खरपतवार भी कम उगेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और दोनों ही विषयों के संबंध में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक, किसानों तक पहुंचाई, उसके लिए आप दोनों का शुक्रिया। थैंक यू। तो किसान भाइयों बहनों, आज आपने जाना कि टमाटर, मिर्च और बैंगन की खेती में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है, और साथ ही आप केले की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। अब आइए आपको जल्दी से बता दें कि हम अगले हेलो किसान में किन विषयों के साथ हाजिर होंगे। तो अपने अगले हेलो किसान में हम बात करने वाले हैं गर्मियों में पशुओं के रखरखाव के बारे में, और साथ ही बात करेंगे खारे पानी में झींगा पालन की। इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं और पहले से हमें अपने प्रश्न भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और इसके अलावा अगर आप अपने प्रश्न हमें रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए एकदम उपलब्ध रहता है। यहाँ आप अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहा है इस QR कोड को स्कैन कीजिए, इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर भी आप एक बार फिर से हेलो किसान कार्यक्रम को दोबारा से देखकर तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।